ब्रीफली इंट्रोड्यूस करिए अपने बारे में आशीष। Yes, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ashish Kumar Meena. I am native of Karoli district of Rajasthan. I had done my major schooling from Jaipur. After that, I had done my graduation in computer science and engineering from IIIT Baroda. It was completed in 2018. After that, sir, I started my preparation for government exam. Uh, yes, ओके, तो यू बिलोंग टू राजस्थान, करौली। yes, sir. तो हु इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर करौली कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है अभी? Sir, member of parliament. Sir, I'm not sure. It's Mr. Kirodi Lal Meena. ओके, कौन सा कमिश्नरेट में आता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है? कौन सा कमिश्नर कौन सा है वहां पे? कमिश्नरेट कौन सा है? कौन सा जगह है? एनी आइडिया, Sir, एनी गेस? no, sir. आपके जो शहर है करौली उससे बगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। बता सकते हैं आप नेशनल पार्क कौन सा है? Yes, sir. It's one of the famous national park, Keladev Ghana National Park. कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये? Sir, it's come under Bharatpur. ओके, भरतपुर, करेक्ट। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी वहां पे इलेक्शन हुआ है आपके यहाँ, तो वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर अभी कौन सा पार्टी से हैं और कितने सीट मिली है उस पार्टी को? Sir, currently Chief Minister is from BJP, and this party got around. Uh, I don't know the exact figure. It's more than 130. ओके, मोर देन 130। Yes, sir. ओके, ओके। अच्छा, तो अभी आपने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और Yes. उसके बाद आप गैप ईयर में क्या कर रहे हैं? मतलब लास्ट 5-6 ईयर से आप क्या कर रहे हैं? सर आफ्टर माय ग्रेजुएशन सर मैंने यूपीएससी ट्राई किया सर। मैं ग्रेजुएशन के 3 साल तक सर यूपीएससी किए। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए सर यूपीएससी के। और उसके बाद जब मुझे जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था उसके बाद मुझे लगा कि कि यूपीएससी साइकिल में स्टक होने से बेटर है मैं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी देखूं। तो उसके बाद सर मैं बैंकिंग की तरफ मूव किया सर। तो वाई एसबीआई आफ्टर डूइंग बीटेक, वाई एसबीआई मतलब बैंकिंग में करियर आप क्यों बनाना चाहते हैं? ऐसा क्या है मतलब बैंकिंग में? आप सर बैंकिंग इंजीनियरिंग में हैं? यस सर यस सर बैंकिंग एक तो सर ये पब्लिक सेक्टर बैंक है सर। एंड बैंकिंग में मेन रीजन है सर कैरियर बनाने का सर। सर मेरा कहीं ना कहीं सर फ्रॉम माय चाइल्डहुड सर कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस रहा है सर गवर्नमेंट जॉब के लिए सर। मेरे फैमिली में जो जितने भी मेंबर्स हैं आसपास जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस डेवलप हो गया था सर। और बैंकिंग के लिए सर मुझे लगता है कि सर बैंकिंग मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जिसमें मैं सर्व द सोसाइटी को सर्व कर सकूं सर बेटर तरीके से। सर जैसे कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के बीच में बैंकिंग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है जिनको बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा लाइक एमएसएमई सेक्टर्स, इंडिविजुअल बोरोअर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड नंबर ऑफ अदर्स स्टेक होल्डर्स। और सर थर्ड मेरा बैंकिंग ज्वाइन करने का सर मेन रीजन था सर कहीं ना कहीं सर ये मुझे जॉब स्टेबिलिटी देगा, मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाएगा। एंड द थर्ड सर फाइनल थिंग इज दिस कि ये बैंकिंग मुझे कहीं ना कहीं सोसाइटी में बैंकिंग जॉब को कहीं ना कहीं एक सोशली रिस्पेक्टफुल जॉब माना जाता है सर। तो वाई गवर्नमेंट बैंक, वाई नॉट प्राइवेट सेक्टर बैंक? प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी and wide opportunity. You will get a more faster promotion there. So why not private sector bank? यस सर। सर जैसा मैंने बताया कि कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस बन गया था सर अपने फैमिली के अराउंड इवन अपने आसपास सराउंडिंग में भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। एंड सर एक मेन फैक्टर है सर पब्लिक सेक्टर बैंक सर मैंने एसबीआई में पाया सर। मैं एक बार रिसर्च कर रहा था आफ्टर माय 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है। तो मैंने पाया कि एसबीआई के जो भी चेयरमैन होते हैं वो करंट पीओ हमेशा बनते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी को बाहर से लाके हम लोग चेयरमैन बना देते हैं। तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सर मेरे को ह्यूमंगस लगी। तो अभी तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग होने का ऐसा बात चल रहा है, जैसे रिफॉर्म्स आ रहे हैं बैंक्स में काफी ज्यादा। तो अगर फ्यूचर में प्राइवेट हो जाए तो फिर आप क्या उसमें स्विच कर जाएंगे या फिर क्या आपका क्या है इसमें सोचना?
सर फ्यूचर में अगर प्राइवेटाइज हो जाता है तो सर आई एम कंफर्टेबल विद इट। आई नेवर सेड दैट कि आई हैव इशू विद प्राइवेटाइजेशन सर। मैं कंफर्टेबल हूँ सर प्राइवेट जॉब के लिए भी। पर जैसा मुझे लगता है कि बस कुछ सिलेक्टेड बैंक से फ्यूचर में प्राइवेटाइज होंगे। एसबीआई जो वन ऑफ द मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक जो बहुत सारे बेनिफिशियरी है इसके गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च करता है, तो कहीं ना कहीं एसबीआई एक मुझे लगता है कि ये हमेशा पब्लिक सेक्टर बैंक ही रहेगा। अच्छा, इज एसबीआई इज नेशनलाइज्ड बैंक? यस सर, इट वाज नेशनलाइज इन 1956। 55, ठीक है। इसके पहले इसका नाम क्या था? सर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सर। ये इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से पहले तीन प्रेसिडेंसी बैंक होते थे सर। 1921 में उनको एमलगेमेट करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। वही तो फर्दर नेशनलाइजेशन आगे का कर। डेफिनेशन क्या है? सर नेशनलाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन है कि जो मेजर शेयर होल्डिंग होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा सर। ओके, तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन कब हुआ था? मतलब मेजर नेशनलाइजेशन जब हुआ तो कब हुआ था और कितने बैंक्स का हुआ था? सर फर्स्ट नेशनलाइजेशन एसबीआई का तो सर 1955 में हुआ। उससे पहले भी सर नेशनलाइजेशन हुआ था, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था 1949 में। 1949। यस ओके। ओके, और इसमें आरबीआई बना कब था? सर, आरबीआई बना था सर 1934 में सर। ओके, 1934 एक्ट के अंदर बना था वो और 1935 में उसका काम शुरू हुआ था। आरबीआई का भी करंट गवर्नर कौन है? सर इट्स शांति कांत दास सर। ये कौन सा नंबर के गवर्नर है? सर आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस थिंग, सॉरी सर। ओके, कोई नहीं, बढ़िया है। और ईसलर क्या होता है? आपने नाम सुना सर है? ऐसा, यस सर। सर ये एक रिजर्व रेशियो रहता है, इसका फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है सर। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आता है सर। इसके अंदर ये रहता है कि हर बैंक को एक फिक्स अमाउंट जितना भी उसके पास डिपॉजिट होता है उसका एक फिक्स अमाउंट उसको अपने पास कुछ ऐसे एसेट में रखना पड़ता है जो इजिली लिक्विडिफाइड हो जाए, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, गोल्ड हो गया। यस सर। अच्छा, बढ़िया। ये बताइए कि एक बहुत ही फेमस एक्ट है जो लोन रिकवरी में बैंक यूज करती है, उस एक्ट का नाम क्या है? सर मुझे अभी दो ऐसे एक्ट याद आ रहे हैं सर। एक तो सरफाइसी एक्ट हो गया और एक करंट एक्ट है सर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। सरफेसी एक्ट क्या होता है? सर सरफाइसी एक्ट है सर, इसके अंदर इससे पहले क्या था सर कि बैंक को अगर कोई अपना लोन रिकवर करना होता है तो उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। पर इसमें ऐसा हो गया, अगर कोई भी एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है तो बैंक हैव द पावर कि वो उस एसेट को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर सकती है। इससे पहले वो पावर बैंक के पास नहीं थी। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसमें आएगा? सॉरी सर, कैन यू रिपीट इट? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसमें आएगा? मतलब नहीं एग्रीकल्चर सर, सेक्टर नहीं सर, एग्रीकल्चर सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है सर। क्यों? सर एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं एक कंट्री के पुअर पीपल्स को रिफ्लेक्ट करता है सर। सो जो सर हमारी गवर्नमेंट का हमेशा से पुअर पीपल एंड फार्मिंग कम्युनिटी के लिए रहा है, वो हमेशा एक वेलफेयर मोड में रहा है हमारा schemes वगैरह। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही रीजन होगा सर। तो जो एग्रीकल्चर इनकम को क्या इनकम टैक्स के अंदर आना चाहिए? बड़े बड़े फार्मर्स भी है वहां पे, और तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? क्या उनको इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहिए कि नहीं? सर मुझे लगता है कि जो बड़े फार्मर्स है, बिग फार्मर्स है, उनको आना चाहिए। अराउंड 84 to 85% फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड। तो जो रिमेनिंग 16% या 15% फार्मर्स है सर, मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है, जो भी सब्सिडीज देती है एंड अदर बेनिफिट देती है, वो लोग मेजरली मुझे लगता है कि ये लार्ज फार्मर्स कम्युनिटी ही यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको आना चाहिए सर। ओके, प्राइम ये पीएसएल आपने नाम सुना होगा, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। क्या होता है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग? प्राइवेट सर पीएसएल सर एक तरीके से ऐसा होता है कि बैंक जो भी लोन देता है, गवर्नमेंट आरबीआई ने फिक्स कर रखा है कि बैंक को इतना परसेंट लोन एक पर्टिकुलर फिक्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देना है। जैसे फार्मिंग सेक्टर को देना है, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, कुछ सस्टेनेबल लाइक कुछ सोशल सोलर पावर रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव है उसके अंदर देना है, एमएसएमई सेक्टर को देना है, कुछ फिक्स्ड है। अदरवाइज अगर पीएसएल
नॉर्म्स नहीं रहते सर, तो ये जो भी लोन्स वगैरह बैंक देते हैं ये बस बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग जो रिच पर्सन है उन्हीं को मिलते कितने परसेंट है, आप कुछ बता सकते हैं कितने परसेंट इसमें आते हैं? हैं फेडरल सर। बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, कितने कितने परसेंट इसमें देना है? यस सर, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है सर उसके अंदर जो भी उसके अंदर 40% है, एंड सर जो रीजनल रूरल रूरल बैंक है उसके अंदर 75% है, एंड सर जो भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उसके अंदर भी आई थिंक 75% है सर। ओके। अच्छा, आपने बताया अभी एनपीए, एनपीए क्या होता है? सर एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट सर, जो भी बैंक के पास एसेट होता है वो बैंक को एक रेगुलर इंटरवल में इनकम देता है सर। अगर वही इनकम बैंक के पास आना बंद हो जाती है तो उसी एसेट को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, और बैंक ने इसका टाइम पीरियड डिफाइन कर रखा है कि अगर 90 दिन के अंदर बैंक के पास वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में कुछ भी नहीं आता है तो उस चीज को बैंक एनपीए डिक्लेयर कर देगा। अच्छा, बढ़िया। ठीक, बताइए, एसबीआई एक रिपोर्ट जारी करता है हर साल, उस रिपोर्ट का नाम आपको पता है? यस सर, इट्स इको रैप रिपोर्ट। आपने पढ़ा है उसको? कुछ उसके बारे में सर बता सकते हैं? ड्यूरिंग माय मेंस प्रिपरेशन आई रेड दैट रिपोर्ट। अभी सर मुझे एग्जैक्ट उसके डेटा याद नहीं है सर। अच्छा, उसमें एक टर्म यूज किया है उन्होंने, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। वो कौन सा स्टेट के लिए यूज किया है, कुछ आपको आइडिया कुछ? सर मैं इसमें एक आई एम नॉट श्योर, मैं एक एस्टिमेट डालना चाहूंगा सर, उत्तर प्रदेश, आई थिंक उत्तर प्रदेश और बिहार माइट बी। कि क्यों लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश हो सकता है? आप क्या सोचते हैं, क्या क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सर एक्चुअली आई रेड दिस थिंग समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था इसको, एंड उत्तर प्रदेश सर मुझे लगता है कि वो उधर पे अच्छी खासी फार्मिंग कम्युनिटी है, उनकी मेजर इनकम सर फार्मिंग कम्युनिटी से आती है। सर आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। जैसे हिंदी में बोले तो उभरता हुआ स्टेट, जिसको मतलब उस सेंस में ये टर्म यूज किया गया है। यस सर, तो मुझे नहीं, लगता ऐसे है आप कहीं सही ना है, कहीं। सही है आप। यस। उत्तर प्रदेश के लिए यूज किया गया ये टर्म। और अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश अभी न्यूज में था, अभी कल अभी वहां पे जैसे अयोध्या न्यूज में था। यस तो आप ये बता सकते हैं कि जो वो रामलला की जो मूर्ति लगाई गई है, उसको कौन बनाया, उसका स्कल्पचर कौन है, कौन इसको बनाया है? sir, I know this thing, sir. Even I read yesterday only, but I don't remember the person name. ओके। तो वो कौन से शैली का है, वो जो मंदिर टेम्पल बन रहा है, वो कौन से शैली का है, कौन सा आर्किटेक्चर को कहते हैं? Sir, it's Nagara style. वो किसके टाइम से शुरू हुआ था ये? मतलब कोई डायनेस्टी थी जिसमें ये पॉपुलर हुआ था, वहां से इसकी शुरुआत हुई Yes, कोई sir. टाइम? सर ये गुप्ता डायनेस्टी थी सर, ये अराउंड 200 to 200 बीसी के अराउंड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप नागरा स्टाइल का कुछ फीचर्स बता सकते हैं क्या? क्या है, मतलब नागरा स्टाइल क्या होता है? सर नागरा स्टाइल रहता है सर, उसमें एक तो गोपुरम रहेगा, उसके अंदर नागरा स्टाइल, एंड दूसरा देवरा स्टाइल होता है सर। देवरा स्टाइल में तो सर बॉल्स रहती है, इसके अंदर बॉल्स नहीं रहती सर, एग्जैक्टली मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा ओके, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपने ट्रिपल आईटी से पढ़ाई की है, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा? रहा। यस सर। ट्रिपल आईटी जो बड़ोदरा है, ये ट्रिपल आईटी क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हैं? यस सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर। ओके, तो इसकी फाउंडेशन कब हुआ था, आपका जो ट्रिपल आईटी बड़ोदरा है उसका कब फाउंडेशन हुआ था? सर इसका फाउंडेशन और फॉर्मेशन सर 2011 एक्ट में हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। इट्स ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ओके, तो ये पीपीपी प्रोजेक्ट किस किस के बीच में, कौन कौन से पार्टिसिपेंट है इसमें, वो बता सकते हैं? सर एग्जैक्टली तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से सर इसके अंदर टीसीएस या रिलायंस विद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये बड़ोदरा एक न्यूज में भी था, क्या कारण था, कुछ आप पढ़े हैं इधर रिसेंटली बड़ोदरा में कुछ हुआ था? सर बड़ोदरा में आई थिंक कुछ ट्रेजेडी हुई थी सर, मुझे एग्जैक्टली अच्छे से अभी याद नहीं। अच्छा, वहां पे एक अग्नि लेक है, आपने नाम सुना है? हाँ सर, मेरे को रिकॉल हो गया सर, उधर पे एक बोट के अंदर कुछ बच्चे वगैरह पिकनिक के लिए गए थे, जो उधर पे बोट एक्सीडेंट हो गया सर।
ओके। हाँ, ये अभी न्यूज में था तो ये इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, वहाँ पे एक ये नेशनल रेलवे यूनिवर्सिटी है, जानते हैं उसके बारे में? कब बना वो? सर एक्चुअली सर जो मेरा कॉलेज था सर वो ट्रिपल आईटी बड़ोदरा में था, पर उसका सर अभी परमानेंट कैंपस बड़ोदरा में नहीं था सर, वो गांधीनगर में था। तो इसलिए मुझे बड़ोदरा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर। ओके। अच्छा, गांधीनगर में भी एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, क्या नाम यस है उसका? सर। सर इट्स अक्षरधाम टेम्पल। अब गए वहाँ पे? हाँ सर। वो कहाँ पे, वो कौन सा आर्किटेक्चर उसको कहेंगे वो? सर अक्षरधाम टेम्पल सर ये जैसे मालूम नहीं। जैसे तीन आर्किटेक्चर आता है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे एक द्रविड़ा हो गया, दूसरा आपका नागरा हो गया, तीसरा अमरावती आर्ट होता है, तो आप सर किसमें? दैट टेम्पल आर्किटेक्चर इज बेसारा स्टाइल सर। ओके, वेस्टर्न स्टाइल, ओके। अच्छा, आरआरबी क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक? सर रीजनल रूरल बैंक सर इट्स कम अंडर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये सेक्शन 2 के अंदर ही आता है सर। ये स्पेसिफिक कुछ एक टाइम था सर जहाँ पे जब आरबीआई ने इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका फॉर्मुलेशन किया 1976 में, और कुछ स्पेसिफिक रीजन्स थे जहाँ पे बैंकिंग अवेलेबल नहीं थी सर्विसेज। तो उस समय उन रीजन्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरआरबी का फॉर्मुलेशन किया था। ये स्पेसिफिक इनके कुछ रीजन्स होते हैं, उधर पे ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे शेयर आप बता सकते हैं कि कितना शेयर होता है इसमें? सर इसमें स्ट्रक्चर सर 50% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 15% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग 35% इज जो भी उसके प्रमोटर्स बैंक होते हैं। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बजट आने वाला है, तो यस सर। एज ए यूथ, एज ए मिडिल क्लास फैमिली, या फिर एज ए पर्सन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बजट से, इस बार जो अभी बजट आने वाला है? सर एज ए यूथ सर मैं बजट से सबसे पहले एक्सपेक्ट करता हूँ कि सर कुछ अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लिए जाए। जैसे हमारी अभी जो करंट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड इवन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रमोट करना चाहिए। आई थिंक इसके अंदर अच्छी खासी साइंस डिपार्टमेंट को अच्छी खासी फंडिंग आनी चाहिए। एंड एज ए सिविलियन सर मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें और ज़्यादा एक्ट लेने की जरूरत है। एंड एज ए मैं बैंकिंग एक्सपेरेंट हूँ, तो सर मुझे लगता है कि बैंक्स के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ अच्छे अच्छे इनिशिएटिव बजट के अंदर डालने चाहिए सर। क्या कुछ आइडिया है आपके पास, अगर दो चीज आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहें माई गवर्नमेंट एक्ट .in वेबसाइट पे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे बजट के बारे में? कोई दो आइडिया आप बता सकते हैं? यस सर। सर एक तो सर मैं चाहूंगा कि अभी एक करंट टेक्नोलॉजी है सर, मेटावर्स, आई थिंक इंडिया को उसमें लीड करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट या अलग से एक इंस्टीट्यूट क्रिएट करना चाहिए। एक तो मेरा ये फर्स्ट सजेशन रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एंड ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया का नाम होगा। एंड द सर सेकंड थिंग आई वांट टू सजेस्ट सर, आजकल बहुत ज़्यादा वुमेन के लिए मतलब अच्छे खासे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि ये एक अलग से, जिस तरह गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी फंड वगैरह वुमेन सेक्टर के लिए अलॉट किया है, मुझे लगता है कि उसमें और ज्यादा फंडिंग होनी चाहिए। एक प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे कुछ होना चाहिए सर। ये क्या होता है मेटावर्स, क्या होता है? आपने ये टर्म यूज किया, मेटावर्स क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में, अगर आम आदमी को समझाना हो तो आप समझा सकते हैं क्या होता है मेटावर्स? यस सर। सर मैं इसको एक एग्जांपल के तहत समझाना चाहूंगा। जैसे सर कोई भी पर्सन है, दो पर्सन है, अगर उनको आपस में दे आर वो लोग काफी दूर है, ठीक है, उन लोग को फिर भी अगर साथ में खाना खाना है, तो समथिंग लाइक दैट ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा सर। आपको लगेगा कि वो पर्सन आपके साथ ही एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठा है। आपको बस एक बीआर हेडसेट पहनना पड़ेगा, उससे आपको फील आएगा पूरा कि आप एक 3D इन्वायरमेंट में आपके सामने वो पर्सन रियल में बैठा है। इवन मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसमें अच्छे खासे कस्टमर्स होते हैं, उनके ग्रीवेंसेस होते हैं, तो वो लोग कॉल करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर आप कॉल कर रहे हैं किसी को, तो आपको वो रिप्रेजेंटेटिव बैंक का आपके सामने ही दिखाई देगा। तो एक इससे मुझे लगता है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल भी काफी अच्छे तरीके से हैंडल की जा सकती है। एक तरीके से किसी भी पर्सन को वो रियलिटी फील होगी इसके अंदर। अच्छा, आप बीटेक किए हैं, तो बीटेक से करने का क्या फायदा होगा बैंक को? अगर आप कल होकर बैंकर बनते हैं, एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर ज्वाइन करते हैं एसबीआई में, तो क्या बेनिफिट्स होगा?
यस सर। सर मुझे लगता है कि सर मेरी बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है सर, और मैं सर टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी पैशनेट हूँ सर। अभी जो करंट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इवन मोर। सर मुझे लगता है कि एज ए बैंकिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूट है सर जो हर एक पर्टिकुलर टाइम में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करता रहता है। तो मुझे लगता है अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊंगा तो मैं इन टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से समझ सकता हूँ, दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ। इवन मुझे लगता है कि मैं बैंकिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ विद दिस टेक्नोलॉजी। ओके। नहीं, अच्छा है। और ये बताए पेमेंट बैंक क्या होता है? नाम सुना है पेमेंट बैंक? यस सर। क्या सर होता है? यस सर। सर पेमेंट बैंक एक तरीके से जो जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं इनके लिए बनाया गया था एक्चुअली में पेमेंट बैंक। इसके अंदर ये सीन इसके अंदर था सर कि जो भी लोअर क्लास फैमिली हो गए, पुअर पीपल्स हो गए, उनको अगर अपनी फैमिली को रुपीज वगैरह सेंड करना है तो इसमें इजी वे में आप रुपीज सेंड कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ चीज लोन ले सकते हैं। इसके अंदर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, दे कैन ओनली प्रोवाइड यू डेबिट कार्ड फैसिलिटी। एंड इसका फॉर्मुलेशन सर 2015 में हुआ था। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? सर आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस थिंग सर, सॉरी। ओके। तो ये क्या प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में आता है? पीएसएलआई इसमें लागू होगा? सर जैसा मैंने मेंशन किया कि ये पेमेंट सेक्टर, पेमेंट बैंक ये लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो सर इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर लैंड पीएसएल नॉर्म लागू नहीं होंगे सर। अच्छा, सपोज आपका नहीं होता है इस बार में एसबीआई में, तो फिर आप क्या करेंगे? सर इस बार नहीं होता है तो सर मैं दूसरी बार अच्छे प्रिपरेशन के साथ, इससे ज़्यादा इफेक्टिव प्रिपरेशन के साथ आऊंगा सर। दोबारा मैं कोशिश करूंगा सर एसबीआई को लेने की। और अगर होता है तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप कहाँ देखते हैं एसबीआई में अपने आप को? नेक्स्ट 10 ईयर में सर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहूंगा सर। ग्रेट स्किल थर्ड ऑफिसर सर, विद इन 2 से 3 साल में सर मैं असिस्टेंट मैनेजर, जैसा इसका स्केल है सर, असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊंगा। अगर मेरी परफॉर्मेंस सही रहेगी तो असिस्टेंट मैनेजर, एंड आफ्टर दैट स्किल थर्ड ऑफिसर इन 10 ईयर्स। ओके। अच्छा, आपने हॉबी में लिखा है आपने कुकिंग एंड यस इंटरनेट सर्फिंग। तो कुकिंग में क्या है, मतलब आपका क्या हॉबीज है? क्या मतलब कुछ बनाते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन है आपका, क्या है? सर ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है सर। ये जब कॉलेज के बाद सर ये प्रिपरेशन मोड में आया सर, तो कहीं ना कहीं सर अलोन टाइम में सर कुकिंग में कर लेता हूँ। तो सर अभी रिसेंटली सर मैंने बिरयानी बनाना सीखा है सर। बाकी ऐसा कुछ प्रोफेशनल हॉबीज नहीं है सर, ये बस फ्री टाइम में मैं करता हूँ। अच्छा, इंडिया का दो सबसे बड़े शेफ का नाम बता सकते हैं आप? नो सर, सॉरी सर। सर, आपने लिखा है इंटरनेट सर्फिंग। तो यस सर। आज लोग सोशल मीडिया का काफी यूज हो रहा है, तो इसका दो यस सर। नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आप बता सकते हैं, और दो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? सर दो नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बोलना चाहूंगा। एक तो लोगों का सोशल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं काफी कम हो गया है सर। तो इससे क्या रहता है कि लोगों की सोशल गैदरिंग कम हो गई है, तो लोग वगैरह अपने आप को काफी आइसोलेटेड फील करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दिस कि लोगों का फिजिकल लोगों का फिजिकल इंटरेक्शन भी काफी कम हो गया है। हाँ सर, सेकंड मेन थिंग मैं अपने चेंज करना चाहूंगा सर। सेकंड चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के कारण फेक न्यूज़ भी काफी ज्यादा जनरेट हो रही है सर। उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होता, वो न्यूज काफी जल्दी से स्प्रेड होती है। एंड सर मैं पॉजिटिव चीज बोलना चाहूंगा सोशल मीडिया के बारे में कि एक तो ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है सर। इसमें अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री के कॉर्नर में अगर कोई चीज होती है तो हमको सबसे पहले पता चलता है। इट्स ये बेटर है जो दूसरे मीडिया चैनल से। एंड सर सेकंड बेस्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये क्राउड फंडिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ओके। तो गरीबों का कुछ इसमें से हेल्प हो रहा है कोई? अगर आम आदमी, अगर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया क्या है, वो उनके लिए बेनिफिट है? सर बेनिफिट सर मुझे लगता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स है जैसे यूट्यूबर्स हो गए, उनके लिए ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई गरीब इंसान है, इफ ही स्टार्ट ए चैनल, तो उसमें उसकी हेल्प हो जाती है। एंड सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सर दूसरी हेल्प होती है कि गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम्स आती हैं तो पुअर पीपल उनको आइडिया लगेगा कि गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगी उनको न्यूज के लिए सर।
ओके। अच्छा, 23 जनवरी है, तो आज कुछ हम लोगों ने कुछ मना रहे हैं, हम पूरा कंट्री में मनाया जा रहा है, तो क्या है 23 जनवरी, तो क्या मनाया जाता है? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है सर। माइट ओके। बी इट्स लॉ ड्रामा। ओके। अच्छा, ये बताइए आप कि जैसे मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपने नाम सुना होगा, उसका हेडक्वार्टर यस कहाँ पे है और ये क्या है? सर, उसका हेडक्वार्टर सर गुरुग्राम में है सर। ये 2015 में बना था ड्यूरिंग पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन हुआ था सर, उसी में बना था। इंडिया एंड फ्रांस ने साथ में मिलके बनाया था। एंड सर ये एक तरीके से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स है सर, उनको कन्वर्ट करके ये सोलर सोर्स का यूज करता है सर। एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके। तो आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है, आशीष? कैसा रहा आपका, थैंक आप यू। बताइए। आपको कैसा लगा, मतलब क्या कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? सर मुझे लगता है कि मैं और बेटर परफॉर्म कर सकता था अगर मैं थोड़ा और वेल प्रिपेयर्ड होता। बाकी इट्स ओके ओके। ओके। तो मेरा एक फीडबैक रहेगा कि मतलब ओवरऑल अगर देखें तो आपका कंटेंट लेवल पे तो काफी अच्छा आपने परफॉर्म किया है। आपका नॉलेज लेवल बैंकिंग का काफी अच्छा है, और आपने लगभग सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे से हैंडल किया है। कुछ चीजें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। जैसे हॉबी आपने बोला, तो हॉबी में थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करिए। जैसे आपने कुकिंग बोला, कुकिंग में थोड़ा सा एक कुछ उसमें और डेप्थ लाई हो कुकिंग के बारे में, थोड़ा सा उसका डायमेंशन, जो भी क्वेश्चन उससे हो सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि कौन सा अच्छा सेफ है, अभी आपने बिरयानी बोला, बिरयानी के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, बिरयानी क्या होता है, कितने टाइप्स के बिरयानी होते हैं, उसमें कुछ अच्छा अच्छा फैक्ट डालिए, ताकि जो इंटरव्यूअर हो उसको तुरंत इंप्रेस होगा, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायोडाटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोडाटा से होते हैं। और तो उससे क्वेश्चन मतलब गलत नहीं होना चाहिए, उसमें काफी अपॉर्चुनिटी होती है इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने का, क्योंकि उसका क्वेश्चन शुरुआत में ही होता है, तो वो आप करें। दूसरा मैं कहूंगा कि जैसे मैंने पूछा आज कौन सा दिन है, 23 जैन है आज, तो 23 जैन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, जैसे में आपका 25 जैन को है इंटरव्यू, तो 25 जैन को भी जो है वो कुछ मनाया जाता है, जैसे नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। हाँ। ठीक और है सर, इस पे हाँ, इस पे थोड़ा सा आप वर्क करिएगा। आपका बर्थडे भी मैंने देख रहा था, अभी भूल रहा हूँ कितना तारीख क्या है आपका, बर्थ बर्थ का, बर्थडे का? 10 दिसंबर 1995 सर। तो 10 दिसंबर को भी कुछ मनाया जाता है, तो वहां से भी आपका क्वेश्चन वहां से रेज हो सकता है। ठीक है, वहां पे ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर। तो ये सारी चीजें जो है आप जरा देख लीजिएगा। और ओवरऑल आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, और आप मतलब सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, और कॉन्फिडेंस आप में है। थैंक यू थोड़ा सा सर। मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ना पॉज लेकर थोड़ा बोला करिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन आए और उसको तुरंत जवाब देने की कोशिश नहीं, अगर 2-3 सेकंड अगर आप थोड़ा रुकते हैं, तो उससे एक सिंसियरिटी और एक कॉन्फिडेंस नजर आता है कि नहीं, लड़का को पता है, और डेप्थ है, एक मतलब मैच्योरिटी नजर आता है। थोड़ा सा जाने 2-3 सेकंड। हाँ, क्योंकि आपको कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, नॉलेज लेवल बहुत ही अच्छा है आपका। आपने लगभग, मैंने सारे डायमेंशन से क्वेश्चन किया, बैंकिंग से भी क्वेश्चन किया, क्योंकि बीटेक वाले लोगों का बैंकिंग से काफी क्वेश्चन होते हैं, तो उसका भी आपने अच्छा से जवाब दिया। मेटावर्स का आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स दिए हैं, और तो वो अच्छा है, आपने बहुत ही सिंपल भाषा में बैंक के टर्म में आपने उसको बताया है, तो वो है। और एसबीआई से रिलेटेड थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि जो भी नेशनलाइजेशन बैंक, मैंने क्वेश्चन पूछा कि नेशनलाइज बैंक है कि नहीं है, तो उस पर आप देखिए कि है कि नहीं हो, और क्यों है, क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कहेंगे डाउट होता है कि नेशनलाइजेशन बैंक को है या नहीं है, क्योंकि उसका नाम चेंज हुआ था। नेशनलाइजेशन का डेफिनेशन 1969 में फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ 14 बैंक का, फिर 1980 में तो 6 बैंक का हुआ नेशनलाइजेशन। तो ये है। फिर एक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, तो वो आप थोड़ा सा वो फबल कर देते हैं, तो फबल नहीं करना है। अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो उसमें फबल करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कि आप मतलब घबरा जाना है। अगर आप 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, फिर भी जो है कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है शुरुआत में वो जानबूझकर आपको प्रेशराइज कर 2-3 क्वेश्चन पूछे, तो भी फबल नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, एकदम पेशियंस और कूल, क्योंकि आपने नॉलेज तो टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है आपका। अल्टीमेट चेक होना है कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, यही तीन तीन चीज देखी जाती है। तो वो आपका अच्छा है, ठीक है आशीष?
और कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी आपको अगर हमसे कनेक्ट करना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। और ठीक है, तो फिर हम लोग जब भी अगर जरूरत होगा आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है। ओवरऑल आपका अच्छा है, ठीक। सिलेक्शन का बहुत अच्छा चांस है, आप इसी तरह से एकदम काम होकर जाइए। और पर्सनालिटी आपकी अच्छी है। और आपने थोड़ा सा जिस दिन जाइएगा उस दिन का न्यूज पेपर आप जरूर पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जैसे मैंने पराक्रम दिवस मैंने पूछा, आज पूरे हेडलाइन है ये पराक्रम दिवस, पूरा फ्रंट पेज में एडवर्टाइजमेंट है। जो भी जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो उस दिन आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाएं, हिंदी में पढ़ के जाएं और इंग्लिश में पढ़ के जाएं, ताकि जो है वो वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आपने यस सिचुएशनल सर। क्वेश्चन का भी आपने अच्छा जवाब दिया है। तो ओवरऑल आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, आपने जो भी बोला मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। थैंक यू सर। ठीक, ओके।